नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या बिहार उपचुनाव में महागठबंधन अपनी सीटें बचा पाएगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। परिणाम घोषित होंगे 23 नवंबर को और ये 4 सीट हैं रामगढ़, तरारी, इमामगंज, बेलागंज। और इन चारों सीटों पर 2020 विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी। रामगढ़ में आरजेडी, तरारी में CPI-ML, इमामगंज में HAM यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, बेलागंज में आरजेडी। कहने का मतलब कि 2020 के रिजल्ट के अनुसार 4 में से 3 सीट महागठबंधन के पक्ष में गया था, यानी 2 पे आरजेडी और 1 पे CPI-ML, और चौथा सीट NDA यानी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के पक्ष में गया था। महत्वपूर्ण बात यह है और आप जानना चाहेंगे आखिर ये 4 सीटों पर उपचुनाव हो क्यों रहे हैं, वो देखिए। सबसे पहले बेलागंज जहां से 2020 में आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव जीते थे, वो 2024 लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से MP बन गए हैं। दूसरा इमामगंज, जहां से हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे 2020 में। 2024 में वो गया लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तीसरा रामगढ़ से सुधाकर सिंह 2020 में विधानसभा चुनाव जीते थे आरजेडी के टिकट पर, और अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में वो बक्सर से लोकसभा MP बन गए हैं। चौथा तरारी, जहां से पिछले विधानसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद CPI-ML से चुनाव जीते थे। 2024 लोकसभा चुनाव में आरा से सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुआ। कहने का मतलब बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी ये चारों सीटों से 4 लोकसभा MP चुनाव जीते, जिनकी वजह से ये चारों सीट खाली हुआ और अब वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। तीसरी बात कि ये 4 सीटों पर किस पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए NDA के BJP 2 विधानसभा क्षेत्र यानी रामगढ़ और तरारी में चुनाव लड़ रहे हैं, और NDA के HAM हिंदुस्तान अवामी मोर्चा इमामगंज में चुनाव लड़ रहे हैं, और बेलागंज से NDA के JDU के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब 4 में से 2 सीट पे BJP, 1 पे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और 1 पे JDU। अब हम देखते हैं महागठबंधन में आरजेडी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। एक है रामगढ़ और दूसरा है इमामगंज। नहीं, 3 पे, माफ करेंगे, आरजेडी 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। एक रामगढ़, दूसरा इमामगंज, तीसरा बेलागंज, और चौथा सीट तरारी पे CPI-ML चुनाव लड़ रही है। तो ये तो हुआ कि सीट क्यों खाली हुआ, कौन सा सीट खाली हुआ, चुनाव कब होंगे, और पिछले चुनाव में 2020 में चुनाव जीते कौन थे। अब देखिए, हम एक एक करके आपको बताना चाहेंगे चारों विधानसभा क्षेत्र का कि हिस्टोरिकल डेटा कहता क्या है, वो सुनिए आप। देखिए, सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है, और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से यदि आप देखेंगे तो अभी जो उनके उम्मीदवार हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। अजीत कुमार सिंह हैं, जो जगदानंद सिंह के
पुत्र हैं और सुधाकर सिंह के भाई हैं। और उसका डेटा ये कहता है कि रामगढ़ से जगदानंद सिंह जो आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बहुत बड़े नेता हैं, 1985 से लेकर लगातार 2005 तक विधानसभा चुनाव जीतते रहे। 2009 बाईपोल में अंबिका यादव आरजेडी से चुनाव जीतते हैं और 2010 में भी। सिर्फ एक बार बीजेपी वहां से चुनाव जीती है, वो 2015 में, और वो अशोक कुमार सिंह, जो अभी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव में। और 2020 में सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। कहने का मतलब है कि यदि आप 1985 से देखें 2020 तक विधानसभा का आंकड़ा रामगढ़ में, तो एक बार छोड़ के लगभग सारे के सारे चुनाव में आरजेडी से या तो जगदानंद सिंह जीते हैं, जनता दल से भी वो जीते थे, लोकदल से भी वो जीते थे, या अंबिका यादव जीते हैं, या सुधाकर सिंह जीते हैं। सिर्फ एक बार बीजेपी वहां से चुनाव जीती है। अब देखते हैं कि वहां पर कैंडिडेट कौन है, वो देखिए। आरजेडी का अजीत कुमार सिंह जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और सुधाकर सिंह के भाई हैं। बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को ही फिर से उतारा है, जो 2015 में चुनाव जीते थे। और जन स्वराज पार्टी से सुशील सिंह कुशवाहा हैं और बीएसपी से सतीश यादव पिंटू हैं। अब देखिए, सवाल यह उठता है कि हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है। हिस्टोरिकल डेटा रामगढ़ का तो साफ साफ कह रहा है कि एडवांटेज आरजेडी है, लेकिन 4 उपचुनाव में एक नए प्लेयर का भी आगमन हुआ है और वो है प्रशांत किशोर। और उन्होंने चारों सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। और यहां से यानी रामगढ़ से बीएसपी के भी कैंडिडेट हैं। और बीएसपी का ध्यान देंगे कि यहां पे खास तरह के वोट हैं। यदि जन स्वराज पार्टी या बीएसपी ज्यादा वोट काटती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आरजेडी के उम्मीदवार पर। अब क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हम एडवांटेज देंगे यहां से रामगढ़ से आरजेडी को ही। अब हम देखते हैं दूसरा क्षेत्र है तरारी। तरारी में 2010 विधानसभा चुनाव में जनता दल से नरेंद्र पांडे जीते थे। उसके बाद 2015 और 2020 में सुदामा प्रसाद CPI-ML से चुनाव जीते। और अभी जो चुनाव में खड़े हैं CPI-ML के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत और जन स्वराज पार्टी से किरण सिंह, बीएसपी से सिकंदर कुमार। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि विशाल प्रशांत जो है बीजेपी के कैंडिडेट, वो सुनील पांडे के पुत्र हैं और सुनील पांडे वहाँ से पहले वो MLA रह चुके हैं। कहने का मतलब है कि वो भूमियार जाति से आते हैं। और यदि आप CPI-ML का देखेंगे राजू यादव, तो उनको यादव और मुस्लिम का वोट तो मिल सकता है, लेकिन मुस्लिम के वोट में काट ये है कि जन स्वराज पार्टी या बीएसपी जो दलित वोटों का काफ़ी बड़ा जो उनका एक प्रभाव है उसको काट सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि जन स्वराज पार्टी या बीएसपी ज़्यादा वोट काटती है तो इसका सीधा प्रभाव बीजेपी न पड़ के प्रभाव पड़ेगा CPI-ML के कैंडिडेट पर। लेकिन चूंकि 2 बार सुदामा प्रसाद वहां से CPI-ML से चुनाव जीत चुके हैं तो हिस्टोरिकल डेटा उनके पक्ष में जाता है। चूंकि लोकसभा चुनाव भी वो जीते हैं सुदामा प्रसाद, तो कहने का मतलब है कि यहां भी एडवांटेज है हिस्टोरिकल। लेकिन ये रामगढ़ से एडवांटेज का रेशियो देखेंगे तो यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर उलटफेर हो सकता है। कहां पे? तरारी में। अब हम आते हैं तीसरे में, इमामगंज।
इमामगंज विधानसभा से जीतन राम मांझी जीते थे 2020 में, 2015 में भी वही जीते थे, और अब की बार उनकी बहू खड़ी है जीतन राम मांझी की, दीपा मांझी, और आरजेडी ने खड़ा किया रोशन मांझी को, और जन स्वराज पार्टी ने खड़ा किया जितेंद्र पासवान को, और AIMIM ने खड़ा किया है कंचन पासवान को। यहाँ पर खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे इमामगंज से, तो उस समय LJP का भी कैंडिडेट रेस में था, RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कैंडिडेट खड़ा किया था, फिर भी वो चुनाव जीते थे लगभग 16,000 मार्जिन से। अब की बार न LJP है न RLSP है, इसलिए यहां पर क्लियर कट एडवांटेज जाता है दीपा मांझी के पक्ष में, यानी हम हिंदुस्तान अवामी मोर्चा की जीतने की संभावना ज़्यादा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं चौथा सीट क्या है? बेलागंज। बेलागंज रामगढ़ की तरह है, जैसा मैंने बताया था कि 1990 से अब देखेंगे तो लगातार एक बार छोड़ के बाईपोल को सुरेंद्र प्रसाद यादव ही चुनाव जीते रहे। 1990, 95, 2000, 2005, 2010, 15, 20, जैसा आप जानते हैं कि अब वो लोकसभा MP बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप कैंडिडेट को भी एक बार देख लेते हैं, RJD से सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं विश्वनाथ सिंह, JDU के मनोरमा देवी हैं, AIMIM ने मोहम्मद जमीन अली हसन को खड़ा किया है, जन स्वराज पार्टी ने मोहम्मद अमजद को खड़ा किया है। देखिए यहाँ पर भी हिस्टोरिकल डेटा साफ साफ कह रहा है कि ये एडवांटेज, क्लियर कट एडवांटेज बेलागंज में RJD को है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर RJD के लिए बन सकती है कि AIMIM ने भी और जन स्वराज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, और यहाँ पर मुस्लिम का साइजेबल पॉपुलेशन है, यादव का साइजेबल पॉपुलेशन है। तो यादव का साइजेबल पॉपुलेशन तो निश्चित रूप से विश्वनाथ सिंह के पक्ष में जाएगा, जो सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मुस्लिम वोट क्या RJD के पक्ष में बेलागंज में जाएगा? हिस्टोरिकली तो जाता रहा है, क्योंकि यह RJD का वोट बैंक ही MY है, मुस्लिम यादव। लेकिन यदि यहाँ पर AIM और जन स्वराज पार्टी ने कुछ उलटफेर किया तो यहाँ भी सीधा असर पड़ेगा RJD पर। लेकिन यदि आप कहेंगे एडवांटेज, तो मैं यहाँ भी एडवांटेज बेलागंज में RJD को दूंगा। तो कहने का मतलब है कि 4 में से 2 सीट पे, यानी रामगढ़ और बेलागंज, RJD को मैं एडवांटेज दे रहा हूं, और तरारी में एडवांटेज हम CPIML को नहीं दे रहे हैं। चौथा इमामगंज, क्लियर कट एडवांटेज हम दे रहे हैं HAM को, NDA के LI को। तो कहने का मतलब है कि 4 विधानसभा उपचुनाव बिहार में हो रहे हैं, जिसमें 2 पे पहले 3 सीट पर RJD की जीत हुई थी 2020 में, और 1 पर 3 में से, यानी कि 2 पे और 1 पे जो था CPIML, 2 पे RJD और 1 पे HAM। तो कहने का मतलब है कि महागठबंधन 2 सीट बचा सकती है, 1 सीट लूज कर सकती है, और 1 सीट NDA को निश्चित रूप से मिलेगा। अब सवाल उठता है कुछ बेसिक ये है कि क्या जो मेरा सवाल है कि गठबंधन, महागठबंधन तीनों सीट रिटेन करेगा? मुझे संदेह है। 2 पर हम एडवांटेज दे रहे हैं, 1 पर नहीं दे रहे हैं। सवाल है NDA का कि क्या NDA महागठबंधन के सीट को ग्रैब करेगी? कर सकती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर पहली बार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका खाता खुलेगा?
देखिए, यदि खाता खुला तो इतिहास बनेगा और खाता नहीं खुला तो उन्हें लोग कहेंगे वोट कटुआ है, और उनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो एनडीए का नहीं महागठबंधन का वोट काटेंगे। और जैसे उन्होंने अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है उससे ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 23 नवंबर का, क्योंकि ये हमारा अनुमान है। परिणाम के लिए तो 23 नवंबर। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। और आखिर में एक निवेदन है आपसे, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे प्रार्थना है, आग्रह है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।